ईश्वर की है, विशिष्ट अतिथि के लिए है, कृपया जिनके नाम मैंने लिए हैं वो मंच पे आए हैं, मंच पे बैठे। अपना ये कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। सभी से आग्रह है कि अपना स्नान ग्रहण करें। तो भी खड़ा होने का प्रयास न करें। तब कुर्सियों के ऊपर बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर लोग बैठे हैं। डॉक्टर वगैरह समझा रहे हैं। नहीं, ये छोटी एम्बुलेंस थोड़ी है, ये स्टेट में पहली बार इनागुरेट हो रही है। स्टेट में, जम्मू कश्मीर स्टेट में पहली बार इनागुरेट हो रही है। हाँ, इसमें आपका अगर ब्लड टेस्ट होगा ना वो इधर ही होगा, उसके बाद डॉक्टर साहब को दिल्ली से डॉक्टर सकाल के यहाँ से गुजरात डायरेक्ट जुड़ो की था वो डॉक्टर उधर से वो क्या शॉर्ट था जुड़े थे ना उसके साथ हम डॉक्टर के साथ। ओ यार मुझे भी वो शॉट है वो निकालेंगे ऑनलाइन। चल ठीक है, ऑनलाइन से स्क्रीन रिकॉर्ड ले लेंगे ना। हमारे बीच हमारे साथ मंच पर बैठे हुए डॉक्टर राम कुमार जी जो सेवा भारती राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक प्रमुख सदस्य हैं, उन्हीं के साथ मेरी दाईं ओर बैठे थे डॉक्टर अनिल मनहास जो प्रांत जम्मू कश्मीर में सेवा भारती का काम देखते हैं, अभय कुमार सिंह जी NHPC से आए हुए, और शंकर जी हमारे सहारा इंडिया के। सबसे पहले तो मैं जब बैठा बैठा ये सब देख रहा था और इनकी बातें भी सुन रहा था तो यकायक जो सबसे पहला ख्याल मेरे जहन में आया वो ये कि आज का दिन एक बड़ा अहम दिन है। वो इसलिए भी कि आज एक ही वक्त में एक ही साथ एक ही कोशिश और एक ही प्रयास के द्वारा माध्यम से हम अनेकों उद्देश्य, अनेकों लक्ष्य और अनेकों मकसद हासिल कर रहे हैं। वो कैसे, मैं आगे कुछ लम्हों में आपके आगे उसका तस्करा करने की कोशिश करूंगा। वजीर आजम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बरस 15 अगस्त 2020 को लाल किले से एक आह्वान किया था डिजिटल हेल्थ मिशन, क्योंकि उनको रुझान है साइंस की जानिब और डिजिटल माध्यमों को, डिजिटल विकल्पों को किस तरह से पर्याप्त तौर पर उपयोग में लाया जा सके, इस्तेमाल में लाया जा सके, उनका हमेशा ये बल रहता है, प्रोत्साहन रहता है। और एक ऐसे देश में जहां ना कभी सेहत को, स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई, ना कहीं डिजिटल साइंस को, क्योंकि अक्सर चूंकि मेरा भी गांव से ताल्लुक है, कोई बीमार पड़ जाता था तो इधर उधर कोई फांडा वांडा हो जाता था, अगर कोई चल जाता तो कह देते साहब डायन आई थी ले गई, तो उसी में गुजारा हो जाता था। दूर दूर तक ना कोई अस्पताल, ना कोई डॉक्टर। और ऐसे मुल्क में जब वजीर आजम ने डिजिटल हेल्थ मिशन का आह्वान किया तो मुझे लगता है एक नई जागृति भी आई उसके साथ साथ, और उसका एक बड़ा अहम नमूना आज हम यहाँ देख रहे हैं। मुझे फक्र भी है, गर्व है और बहुत तसल्ली भी है ये बात कहते हुए कि डिजिटल हेल्थ केयर का एक बेहतरीन नमूना आज आपके सामने पेश किया जा रहा है। एक ऐसी जगह पे
जो एक दूर दराज पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी गांव है, जहां कई वर्षों से डॉक्टर अगर दिख जाए तो एक नायाब चीज है, अस्पताल तक पहुंचना मैसर नहीं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जैसे बहुमुखी देश में, हिट्रोजिनस देश में, डिजिटल हेल्थ केयर के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इससे ज्यादा और कोई बेहतर ना कोई प्रमाण है, ना नमूना है, ना कोई सैंपल है, ना कोई मॉडल है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सी बातें कही गई, लेकिन उसको तफसील में समझाने का शायद अभी काम नहीं हुआ। इस आधे घंटे की मशक्कत जो है, ये एक्सरसाइज, ये जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है, महज आधे घंटे में आपको वो डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी इलाज मैसर होगा जो दिल्ली, बंबई, हैदराबाद के किसी बड़े अस्पताल में जाके 10,000 रुपया देकर के भी एक हफ्ता लग जाएगा। पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी, फिर टेस्ट कराने, फिर दोबारा जाना, फिर दवाई लेनी। यहां पर जब आप अपने आप को पेश करेंगे तो आपका कुछ ही मिनटों में हर तरह का इन्वेस्टिगेशन, जांच करने की सुविधा, उसकी फैसिलिटी यहां पर मैसर है। उसमें गुर्दे के टेस्ट है, उसमें थायराइड के टेस्ट है, उसमें शुगर के टेस्ट है, उसमें हार्ट के टेस्ट है, उसमें हार्मोन के टेस्ट है, यानी हर तरह का टेस्ट जो आपको किसी बड़े अस्पताल, 5 स्टार अस्पताल में दिल्ली, हैदराबाद में मैसर हो सकता है, वो महज इस गाड़ी में आपको मैसर है। ये डिजिटल हेल्थ का कमाल है। ये छोटी सी बच्ची है हमारी, ये उसमें सहयोग करती है, ताउन करती है। मैं चाहूंगा बाद में लोग आए, इससे समझें कैसे ये किया जाता है। महज आपके जिस्म पर एक इंस्ट्रूमेंट रख करके और उसकी जो रिजल्ट है वो मुल्क के तरह तरह के अस्पतालों तक पहुंचेगा। 20 मिनट के बाद, ठीक 20 मिनट के बाद आपको सारी रिपोर्ट्स मैसर हो जाए। आप अंदाजा लगाइए, अगर आप किसी बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो एक दिन तो आपको लग जाएगा कि वहां से कार्ड बनाना, पर्ची बनानी, फिर कहेगा कैसा आप दूसरे दिन आप आइए तो दूसरे दिन टेस्ट होगा, फिर तीसरे दिन जाइए तो टेस्ट की रिपोर्ट मिलेगी, और फिर उसके बाद डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। 20 मिनट के अंदर आपको सारी रिपोर्ट्स मैसर होंगी और उसके बाद जिस तरह के डॉक्टर की जरूरत है उसकी खिदमात आप हासिल कर सकते हैं। और मैं आपकी और अपनी सबकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ एक मिसाल के तौर पर, कि किस किस तरह के डॉक्टर्स का इंतजाम यहाँ किया गया है। हिंदुस्तान भर से जो सहारा, ओ हेल्थ और इस सारे अदारे से जुड़े डॉक्टर हैं, उनकी फहरिस्त इन बच्चों के पास मौजूद है। अगर आपको फिजिशियन की जरूरत है तो इस वक्त ऑनलाइन डॉक्टर चिराग अहमदाबाद से बैठ करके आपको मशवरा देने को तैयार है। हो सकता है डोडा पहुंचना मुश्किल हो, लेकिन अहमदाबाद आपसे 10 फुट दूर पड़ा है। इसी तरह अगर आपको चमड़ी की बीमारी है, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपा सूरत गुजरात में बैठी हुई है। हड्डियों की बीमारी के लिए डॉक्टर रमीज अहमदाबाद गुजरात से मशवरा देने के लिए हर वक्त यहां पर मैसर रहेंगे। जनाना मर्ज गायनेकोलॉजी के लिए डॉक्टर विशाल हैदराबाद तेलंगाना से। बच्चों की बीमारी के लिए डॉक्टर हिलाल बेंगलुरु कर्नाटका से। हृदय रोग कार्डियोलॉजी के लिए डॉक्टर चिराग हैदराबाद से। ईएनटी के लिए डॉक्टर फाल्गुनी सूरत गुजरात से। बच्चों की कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो नसों के साथ जिनका ताल्लुक होता है, जिसे आजकल कहते हैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, उसके लिए डॉक्टर प्रशांत, वो भी हैदराबाद से, अहमदाबाद से आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो कहने की मुराद ये कि एक इस कैंप के जरिए एक हिंदुस्तान का कैसे नक्शा बदल रहा है, उसकी तस्वीर कैसे बदल रही है, श्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में किस तरह से नए आयाम यहां पर लाकर के इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसका भी एक मुजाहरा, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन इस कैंप के जरिए आपको मैसर होगा। इसके अलावा इसी तरह के
लगभग 40-50 कैंप किए जाएंगे पूरे डोडा जिला में। इसलिए डोडा का इंतखाब किया गया कि ये दूर दराज का पहाड़ी जिला है और उसमें से 20 कैंप ये लगा चुके हैं। कुल मिलाकर के लगभग 60 गांव ये कवर करेंगे और मशवरा देने से पहले जहां पर भी ये गाड़ी जाकर के खड़ी होगी, जिसे कहते हैं डॉक्टर ऑन व्हील्स और डिजिटल हेल्थ केयर, वहां उससे पहले हमारे कार्यकर्ता जाकर के गांव के हर घर में जाकर के एक फहरिस्त बनाएंगे, कौन कौन वहां मरीज है, किस बीमारी से मुतला है, ताकि उसी के मुताबिक जब वो दूसरे दिन इस डॉक्टर ऑन व्हील्स इस कैंप में अपनी मशवरा करने पहुंचे तो उस डॉक्टर की मौजूदगी, अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। तो मैं समझता हूं ना सिर्फ एक बहुत बड़ा आयाम, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क था जहां पर सेहत को तरजीह कभी नहीं दी गई, ना सरकारों की ओर से, पिछली सरकारों की ओर से, ना नीति निर्धारकों की ओर से, ना ही समाज मुआशरे की ओर से। और शायद वो इसलिए भी कि हमारी माली हालत भी ऐसी रहती थी। और पहली बार मोदी जी ने क़यादत संभालने के बाद सेहत के लिए बजट भी बढ़ाया, सेहत के लिए नए नए इजाद, नए नए शोध करने के लिए बढ़ावा भी दिया। और मुझे खुशी है कि उसका एक मुजाहरा हम इस दूर दराज के पिछड़े हुए पहाड़ी गांव में कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि इसी एक महज एक प्रोग्राम के जरिए अनेकों मकसद हासिल किए जा रहे हैं, और वो दूसरा मकसद है जो प्रधानमंत्री जी अक्सर कहा करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और ये उसी का एक मुजाहरा है। इस एक काम को अंजाम देने के लिए कम से कम 6-7 अदारे एक साथ जुड़े हैं। मुझे तो परमात्मा ने मौका दिया मात्र सूत्रधार का काम करने के लिए, लेकिन मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं, शुक्रिया भी करता हूं। सहारा इंडिया हैदराबाद से उठ करके हमारे साथ जुड़ा, ओ हेल्थ नौजवानों का एक अदारा वो हमारे साथ जुड़ा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से डॉक्टर तारिक आजाद और उनकी टोली ने हमें ताउन दिया, सेवा भारती जो कई बरसों से जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में अपनी खिदमात दे रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े, नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन NHPC जिनके अनेकों यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, उन्होंने भी आगे आकर के अपना हाथ बढ़ाया। हमारे पिछले वक्त में रहे हमारे MLA दिलीप सिंह जी और उनकी टोली, हमारे DDC चेयरमैन कौशल साहब वो भी बैठे हैं, ये सब जुड़े, हर तबके के लोग जुड़े, क्योंकि सेहत किसी एक मजहब से वाबस्ता नहीं है, किसी एक फिरके से वाबस्ता नहीं है, किसी एक पार्टी से वाबस्ता नहीं है। वही बीमारी कांग्रेस वाले को भी हो सकती है, वही बीमारी नेशनल कांग्रेस, वही वाली भारतीय जनता पार्टी वाले को भी। और मुझे खुशी है कि ये सियासी कार्यक्रम ना होकर के एक मुआशरी, एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में एक मजमूई तौर पर सामने आया। और ये इसलिए भी अहम है कि इस खित्ते में एक जो हमारी मिली जुली तहजीब है, उसका हमेशा एक बहुत नुमाया एक किरदार रहा है। और जैसे दिलीप सिंह जी अभी जिक्र कर रहे थे, कई सालों में शायद वो काम जो शायद ना हो पाए थे, वो मोदी जी के ताउन से, उनकी सरपरस्ती में यहाँ अंजाम हुए। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि हम ये काम होते हैं तो फिर उसके लिए हम झगड़ा ये पड़ जाता है कि किसने करवाए, और उसी से झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे कुंभे में अगर कोई जाकर के लकड़ी लाता है, क्योंकि वो लकड़ी अच्छी कटाई कर सकता है, तो घर पहुंचाता है, दूसरा कोई आग जलाता है तो चूल्हा जलता है, तीसरा कोई खाना परोसता है, तो फिर सब मिलजुल करके उस खाने का, उस भोजन का आनंद लेते हैं। वो ये नहीं कहता कि मैंने लकड़ी लाई थी इसलिए काम हुआ, दूसरा ये नहीं कहता मैंने आग जलाई थी इसलिए हुआ।
तीसरी वो बहन ये नहीं कहती कि मैंने खाना पकाया नहीं तो मिलता नहीं, क्योंकि अगर वैसा करने लगे तो झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए ये सब काम सियासी बातों से ऊपर उठ करके जो समाज के जानिब हमारी जिम्मेवारी है उस भाव से किए जा रहे हैं। अगले ही दिन मेरी अक्सर बात होती रहती है गुलाम नबी आज़ाद साहब से, क्योंकि इत्तेफाक से ये उनका भी ज़िला है और मेरा भी ज़िला है, तो मैंने उनसे कहा कि आप अगली बार जाएं तो अपने इलाके में जाइएगा, बहुत तरक्की याफ्ता काम वहाँ पर शुरू किए हैं। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? तो बोले डॉक्टर साहब आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं जाऊँगा ज़रूर, लेकिन अकेले क्यों जाऊँगा, आपको साथ लेके जाऊँगा। तो मैं चाहता हूं कि नीचे तक वो भाव रहे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जैसे जिक्र किया दिलीप सिंह जी ने, इतने सारे यहां प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, कभी कभी ये जिक्र आ जाता है वो साहब ये बीजेपी वाले सारे काम ले गए, वो कहता है जी वो कांग्रेस वाले ने वोट नहीं डाला था वो सब काम ले गया। हमने ये हिदायत दी है कि जो भी यहां काम शुरू हुए हैं, जो अनस्किल्ड लेबर है, जहां कोई बहुत ज्यादा डिग्री हो, वो लोकल ही होनी चाहिए। हमारे साथ एनएचपीसी के चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगे। कई बार उनसे ये भी बात हुई है, यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं इस अर्सवाइल डोडा में, बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स में। हाँ, अगर कहीं इस बात की खिलाफ वर्जी होती है तो आप हमारे जेरे गौर लाइए, हम इसका अब उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो जिसको काम मिला उसने वोट बीजेपी को दिया था कि कांग्रेस को दिया था। मुझे बड़ा दुख होता है, कई बार बड़ा खेद होता है। कोई आजकल चूंकि ये शुगल बन गया, पोर्टल वाले बड़े चल पड़े, जो कहते हैं आपको क्या लगता है काम सिर्फ बीजेपी को दिया जाता है। अब उसको लगता है मेरा चेहरा स्क्रीन पे आ गया तो मैं क्यों ना बोलूं, तो वही गल, हाँ सिर्फ बीजेपी को दिया। जब से ये आया 7-8 साल बेड़ा गर्क हो गया कांग्रेस। ऐसा नहीं है। जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर उसको तालीम याफ्ता को मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई पॉलिटेक्निक इंजीनियर है, अगर हमारे बीच में कोई नौजवान मौजूद है, हिंदू है कि मुसलमान है, ब्राह्मण है कि दलित है, कांग्रेसी है कि बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंसी है कि पीडीपी है, उस बात को कोई नहीं पूछेगा, ना उस फॉर्म में कहीं लिखा है कि तुमने किस पार्टी को वोट दिया था। अगर उसके पास उस काम के लिए सलाहियत है उसको दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई नौजवान मौजूद नहीं है तो फिर हम कंपनी पर यह दबाव नहीं डालेंगे कि बाहर से ना लो, क्योंकि करोड़ों रुपए के ऐसे काम जो 70 साल नहीं हो पाए, ये मोदी जी की बदौलत हुए हैं, ये रुकने नहीं चाहिए, इनमें बिगड़ नहीं आना चाहिए, जहां जहां भी आपको लगता है। अब उस दिन किसी का झगड़ा मैंने देख रहा था, वो कोई पोर्टल में कह रहा है और साहब ये देखिए क्या किया, कुछ नहीं किया। शिकायत इसलिए कि काम नहीं मिला, वो जो हाईवे शुरू हुआ खिलाड़ी में। मैंने कहा भाई आप जिसके लिए आपको दर्द है वो काम भी तो लाया है। ये जो जिक्र कर रहे थे दिलीप साहब, ये जो हाईवे बना 4 साल की बड़ी मशक्कत के बाद ये हाईवे अप्रूव हुआ, जो आपका खिलैनी से मरम्मत होता हुआ सुधमा देव पहुंचेगा। 10-10 बार उसकी अलाइनमेंट बदली। हर गांव के लोग चाहते थे हमारे यहां से गुजरे, फिर उनको समझाना पड़ा कि साहब हर गांव से गुजरेगा तो हाईवे नहीं बनेगा, हम इसको कनेक्ट कर देंगे, लिंक रोड लगा देंगे, करके बार बार बैठना हुआ, आखिरकार इसका काम शुरू हुआ है। अब वो काम शुरू हुआ है तो हम सबके लिए एक मजबूरी, एक खुशी उल्लास की बात है, ना कि हम ये कहते हैं वो खा गया, ये खा गया, वो ले गया, वो ले गया, वो ले गया, वो ले गया, उस पार्टी का इसलिए इस पार्टी को नहीं दिया। तो हाईवे बना, उसकी कोई मान्यता नहीं है। हम छोटी बातों में पढ़ करके एक बड़े काम को उसमें रुकावट पड़ जाए किसी भी तरह से, या अगलों को बहाना मिल जाए रोकने को, ऐसा हम ना करें। क्योंकि ये कोई सियासी प्रोग्राम भी नहीं है। इलेक्शन के दिनों में बातें की जाएंगी, उस वक्त तो हिसाब किताब होता है, अपना भी होता है, दूसरों को भी होता है, दूसरा हमारे निकालते हैं, हम उनका निकालते हैं। वो मौका होता है सच झूठ बोलने का। आज जैसे मैंने कहा ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना है कि अगर 60-70 साल ये प्रोजेक्ट नहीं आ पाए, अभी आए हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं किसी ने मेहनत मुशक्कत की होगी, जूते घिसे होंगे, दौड़ धूप हुई होगी, और ऊपर से सदारत क़यादत ऐसी होगी जिसने हमारे ऊपर मेहरबानी की। वरना पहले भी तो हो सकते थे, यहाँ से मिनिस्टर भी बनते थे, स्टेट में भी बनते थे, मरकज में भी बनते थे। मैं किसी को इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक
नया जमाना आया है, एक नई किस्म की व्यवस्था आई है। मोदी जी ने कहा कि हमने वोट की सियासत में नहीं पड़ना, जहां जिस चीज की कुताही रह गई उसकी भरपाई कर। मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा 7-8 साल, वहां एक रियासत है मिजोरम, महज 8 या 10 लाख उसकी आबादी। बर्रे सगीर हिंद का पहला सिट्रस फ्रूट पार्क, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, बर्रे सगीर का, क्योंकि आजकल फ्रूट पार्क में भी स्पेशलाइज पार्क आ गए, जैसे स्ट्रॉबेरी पार्क, जैसे मैंगो पार्क। तो सिट्रस फ्रूट पार्क जिसमें नींबू, माल्टा, संतरा, उसके ऊपर रिसर्च हो, इजाद हो, इंडस्ट्री लगे, वो बनाने की बात आई तो वहां बनाया गया, क्योंकि वहां उसके लिए ज़रायात मौजूद थे, रिसोर्सेज मौजूद थे, उस तरह की वहां पैदावार होती थी। वरना वो एक ऐसी रियासत है जहां हमेशा सरकार दूसरी पार्टी की रही, हमारी सरकार भी थी, और एमपी 1 जून के आता है लोकसभा में। इतनी तौफीक नहीं रहती उसकी कि वो मरकज में सरकार बना सके या बिगाड़ सके। लेकिन मोदी जी ने कहा कि एक नया कल्चर, एक नई तहजीब हमें कायम करनी, और उसी तहजीब का अनुकरण करते हुए, उसी का पालन करते हुए आज हम यहां सारे इकट्ठा हुए हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला हेल्थ सेक्टर को लेकर के। हम लोग समझौता कर जाते थे, मेरा भी गांव उस तरफ है कलोता में, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बिना मोटर कार के दर्शन करते फौत हो जाते थे। ये तो हमारी दूसरी पीढ़ी है जिसने मोटर कार देखी, एक बस आती थी सिर्फ। तो एक ऐसी जगह जहां पर के लोगों ने ये समझौता कर लेते थे कुंभे के कुंभे कि हम आए हैं, जिस खुदा ने भेजा है उसी खुदा ने उठा लेना है। कोई उसको कयामत का नाम दे देता, कोई उसको पिछले जन्म के कर्मों का नाम दे देता, कोई उसको डायन कह देता, कोई कुछ कह देता, और हम इस बात से समझौता कर चुके थे अपने मुकद्दर के साथ। वहां पर इस तरह का अगर एक नई तहजीब कायम करने का हमें मौका मिला है तो हम उसका फायदा लें, क्योंकि इससे बेहतरीन वक्त हमें नहीं मिल सकता। दूसरा, हमने ये भी कोशिश की है कि जो भी नए नए काम यहां शुरू होंगे, चाहे वो पीएमजीएसवाई का होगा, चाहे वो टनल का होगा, जो लोगों की मांग होगी उसके तहत होगा। मैंने कई सालों से बार बार हर साल ये कहता हूं, जब हमारी ग्रामीण सड़कों की लिस्ट बनती है, उसकी फहरिस्त बनती है पीएमजीएसवाई रोड की, तो मैंने कहा कि उसमें तरजीह दी जाएगी उस सड़क को जिसकी सिफारिश वहां के पंच सरपंच ने की हो, ना कि एमपी ने। कि जब एमपी कहता है कि मेरे मर्जी से ये सड़क बनाई जाए, तो उसका मतलब उसके दिल में खोट है, या वो अपने भाई को ठेकेदार बनाना चाहता है या अपने बेटे को ठेकेदार बनाना चाहता है। तो अगर ठेकेदारी बनना था तो फिर एमपी बनने की क्या जरूरत है, वो काम किसी और को छोड़ सकते हैं। और इसी तरह से अब चूंकि मोदी जी ने हमें 3 टियर जमहूरियत दी है, जो सेंट्रल रोड फंड की सड़कें होगी, मरकज के पैसे से बनेगी, वो बीडीसी और डीडीसी के नुमाइंदों की तरजीह पर बनेगी। हाँ, अगर एमपी ये कह सकता है कि साहब मेरे पास इस तरह का मुतालबा आया है कि फलां जगह सड़क बननी चाहिए, लेकिन अगर वहां का डीडीसी चेयरमैन मुझे कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब आपका कहना ठीक है, लेकिन हमने ये सोचा है कि इससे ज्यादा जरूरत उस तरफ है, तो पहले उसको दी जाए, तो एमपी को भी उनकी बात पर अमल करना होगा और संजीदगी से गौर करना होगा, एक नई तहजीब कायम करने को। और दूसरी बात, अगर कोई एमएलए है, एमएलए बनने तक वो उस पार्टी का था, एमपी बनने तक वो उस पार्टी का था, लेकिन जब वो एमपी बन जाता है तो सभी पार्टियों का एमपी है वो। अब चाहे दूसरी पार्टियां पसंद करे ना करे, गुजारा तो उसी एमपी से करना है। लेकिन हम भी उसी जज्बे से है कि हम सबके लिए करेंगे। गूल अरनास में 2014 में हमें 60,000 की मार पड़ी, हमने वहां स्पोर्ट्स का स्टेडियम दिया, केंद्रीय विद्यालय दिया, डिग्री कॉलेज दिया। मरमत के इलाके में इस पार्टी को कभी वोट ही नहीं था मिलता, अब लोगों का रुझान बदलने लगा। लेकिन इसी पिछले 2-3 सालों में वहां डिग्री कॉलेज मिला, वहां हाईवे जा रहा है। हम एक नया पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए जिस तरह से कि इलाज करने के वक्त डॉक्टर ये नहीं पूछता कि अगर तुम हिंदू हो तो तुम एक गोली ज्यादा खा लेना, और मुसलमान हो तो एक गोली कम खाना क्योंकि मैंने वोट दूसरी तरफ दिया है, ऐसा नहीं ना होता। वो डोज तो सबके लिए बराबर है।
इसी तरह से हम इसी बात पर अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा, जो जो मशवरा आएगा, खुदा गवाह है, और इस बात की मुझे तस्लीम करने में कोई हिचक नहीं, कोई संकोच नहीं। ये जो टनल बना कालजुगार का, इसका मशवरा मुझे दिलीप सिंह जी ने दिया। एक दिन हम वहां से गुजर रहे थे तो इन्होंने मुझे कहा कि साहब ये एक ऐसा पहाड़ है कि इसमें से अगर सुरंग बना ली जाए तो दूसरी तरफ चंबा आता है। मैं चौंक गया, मुझे भी नहीं थी इस बात की जानकारी। हालांकि मेरा गांव भी उस तरफ है, वो डोडा की उस तरफ है, ये इस तरफ की बात कर रहे थे। तो हमने उसी दिन से बेतहिया कर लिया। हम गडकरी साहब के पास वो प्रपोजल लेकर के गए। कुछ एक वक्त उसके ऊपर हमें उसका फॉलोअप भी करना पड़ा। आज उसका डीपीआर बन गया, काम जारी है। जब वो सुरंग तैयार हो जाएगी तो महज 6 किलोमीटर का टनल, आप यहां से उधर पहुंचेंगे तो हिमाचल पहुंच जाए। ये कितनी बड़ी क्रांति है। इसी तरह से ये छत्रगला की बात कर रहे हैं। लखनपुर से बन्नी बसोली होता हुआ छत्रगला के पहाड़ को पार करता हुआ डोडा भद्रवाह पहुंचेगी वो सड़क। डीपीआर बन चुका है, बीआरओ बना रही है, बीकंस उनका एक अदारा है, उसने सारा काम शुरू कर दिया। अब दिक्कत हमें थोड़ी सी आ रही है, मैं यहाँ आने से पहले कल भी उसी काम में लगा था, क्योंकि मुझे लगा कि आपके बीच आ रहा है तो मैं कुछ इस पर भी फॉलो अप करके जाऊँ। गडकरी जी साहब के दफ्तर में हम पेश हुए थे। वो जो टनल बनाना है छत्रगला का, उसकी लागत लगभग 4000 करोड़ आ रही है। अब उसके लिए दिक्कत आ रही है कि बीआरओ वाले कह रहे हैं कि हम बाकी सब बना लेंगे। देखिए, आज साहब गोई से बात करने का जमाना है। ये नहीं है कि आगे मैंने आश्वासन दे दिया, झूठा फोटो खिंचवा लिया, बाद में बात भी पूरी नहीं हुई तो आप भी पीछे से बोलते रहे आश्वासन दिया था, हुआ कुछ नहीं। क्योंकि हमने जब सबने मिलकर काम करना है तो आपने नुमाइंदे की मदद करनी है, उसके साथ ताउन करना, और नुमाइंदे ने आपके साथ ताउन करना। तो वो 4000 करोड़ का मसला वहां बना है। बीआरओ का कहना कि हमारे पास इस तरह की रकम है नहीं। एनएचपीसी वाले कह रहे हैं कि चूंकि ये बीआरओ बना रहे हैं तो हम कैसे लगाएं। अब हमने कल गडकरी साहब के आगे एक गुजारिश रखी है कि कहीं भारतमाला या किसी और स्कीम में से डाल दिया जाए। मुझे उम्मीद है जब वो हो जाएगा तो उस टनल का काम जब शुरू होगा, भले ही उसमें 2-4 साल लग भी जाएंगे, लेकिन लखनपुर से डोडा आप महज 3-4 घंटे में पहुंचेंगे और वहां से 1 घंटे में डलहौजी। तो मैं किसी से कह रहा था बातों बातों में कि एक नया डीएनडी बनेगा जैसे दिल्ली में है, तो ये डोडा टू डलहौजी बन जाएगा। ऑल वेदर सड़क होगी, एक ऑल्टरनेटिव सड़क होगी। तो आपके पास कितने हाईवे हो गए? जहां डोडा पहुंचने में 8-8 घंटे लग जाते थे जम्मू से, वहां आपके पास एक ये ऑल्टरनेटिव आ गया, खिलैनी मरमत सुधमादेव। दूसरा आ जाएगा ये वाला छत्रगला से होते। तीसरा हमारा एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है, जिसके जरिए दिल्ली से महज 6 घंटे में आप कटरा पहुंच सकते हैं। और कटरा अंदर ना जाते हुए अगर आप यहां का टर्न ले लेंगे तो आप मान लीजिए कि 8 घंटे में डोडा। तो दिल्ली से 8 घंटे में अगर आप डोडा पहुंच जाए, उस एक्सप्रेस कॉरिडोर वो 2 से 1.5 साल में तैयार होने वाला है। वो पंजाब से होता हुआ आएगा, दिल्ली, अमृतसर, पठानकोट, जम्मू और फिर कटरा। पठानकोट और कठुआ से लेकर के जम्मू तक उसी हाईवे को हम 6 लेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि 4-4 लेन है, 6 लेन हो जाएगा। पीछे से वो पहाड़ काट करके आएगा। तो अगर 8 घंटे में आपको डोडा से दिल्ली पहुंचने का एक सहूलत मैसर हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई रेलगाड़ी में बैठना पसंद करेगा कि हवाई जहाज में, क्यों, उतना तो आने जाने में वक्त लगता है। इसमें अपने घर से गाड़ी निकाल के आप बैठ जाइए। मेडिकल कॉलेज, इसका डोडा में मेडिकल कॉलेज का दूसरा बैच शुरू हो गया। कभी सोचा था किसी ने मांग भी नहीं की थी ये तो। और मैं ऐसे कुंबे जानता हूं डोडा में, जहां पे बच्चियों ने इसलिए डॉक्टर नहीं बन सकी क्योंकि उनके वालिदैन कहते थे कि बेटा श्रीनगर जाओगे, वहां किसके घर में रहोगे, तुम्हारे रहने की क्या बंदोबस्त होगा, छोड़ दो, बीएससी कर लो। तब तो डोडा में कॉलेज भी नहीं था, बीएससी करने भद्रवाह जाना पड़ता था। आज वहां मेडिकल कॉलेज। इसी तरह से भद्रवाह में
हिंदुस्तान का सबसे पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन, ये बीच हमारे बीच में ये अदारे बन रहे हैं। कोरोना की वजह से उसमें देरी हो गई, 1 साल भर में तैयार हो जाएगा। और जहां काम शुरू होगा, क्योंकि जो पहाड़ों के ऊपर जो जड़ी बूटियां होती हैं जिनके जरिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां बनाई जाती हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवाई है, कभी कभी कुछ कैंसर के लिए भी, उनकी इजाद, उनका शोध वहां किया जाएगा। और उसके बहाने मुल्क भर से नौजवान उस इंस्टीट्यूट के बहाने ढूंढते आएंगे कि साहब भद्रवाह कहाँ है। तो क्या भाई क्या करना भद्रवाह? नहीं जी, वहां इंस्टीट्यूट है। जैसे हमारे यहाँ एक IIT है खड़गपुर में, छोटी सी कस्बा है वेस्ट बंगाल में। बच्चे की एडमिशन हुए थे, कहते नहीं खड़गपुर की IIT सबसे उम्दा है, तो ढूंढते हैं खड़गपुर कहाँ है। इसी तरह से भद्रवाह उस नक्शे पर आ जाएगा। इसी तरह हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज नए बनने वाले हैं। अगर आप अर्सवाइल डोडा को देखें तो किश्तवाड़ में हवाई जहाज का अड्डा, उसका मंजूर हो गया काम। वो उड़ान स्कीम के तहत वहां जल्दी हवाई अड्डा तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये मुराद ये कि जहां कभी मोटर गाड़ी नहीं पहुंचती थी, बस नहीं पहुंचती थी, वहां अगर हवाई जहाज पहुंचेगा तो क्या ये एक क्रांति नहीं है? ये नहीं तो और क्या है? अब ऊपर क्या क्रांति होती है वो तो ऊपर जाने के बाद ही देखेंगे, लेकिन सामने सामने इसी को तो शायद क्रांति कहते होंगे। और ये मोदी जी की बदौलत हो रहा है। और इसलिए क्योंकि आज प्रोग्राम हमारा एक सामाजिक कार्यक्रम है, मैं फिर से एक ही बात यही दोहराने पर अपनी बात खत्म करूंगा कि हम सब मिलकर इसमें, अगर आपको लगता है कहीं कोई कोताही रहेगी तो आप हमें बताइए, उस काम को पूरा किया जाएगा। और इस बात को प्रेस्टीज का या प्रतिष्ठा का विषय ना बनाया जाए कि साहब ये प्रोजेक्ट आए हैं तो इन्हीं 6-7 सालों में आए, जब फलां MP था, फलां MLA था, अब इसकी ज्यादा जिक्र किया जाए तो इसको ज्यादा वोट मिल जाएगा, इसलिए कहो जी दिखाई नहीं है ही नहीं। और गनीमत ये है कि उसी सड़क पर गाड़ी निकालनी भी कहना दिखी नहीं। तो मैंने कहा भैया कहीं आंखें बंद करके तो नहीं गाड़ी चलाते, एक्सीडेंट लग जाएगा। एक जमाना था अगर आप डोडा से भद्रवाह जाते थे, और ये बड़ी पुरानी बात नहीं है, 2014 के इलेक्शन में भी हमने देखा, यही खौफ दिल को सताता था कि थोड़ी सी बारिश हो गई तो रास्ता बंद हो जाएगा, तो वापस कैसे जाएंगे क्योंकि हम इलेक्शन कैंपेन पे थे। आज मखमल जैसी सड़क बनी हुई है वहां। अब जब वहां जाते हैं तो हमारे कोई दोस्त कहते हैं नहीं नहीं, कहते तो है बना कुछ नहीं। अरे साहब जहां आपकी गाड़ी चल रही है यही तो बना है। और इसलिए हम ये नहीं कहते कि ओनरशिप किसकी है उसको लेकर के हम झगड़े में पड़ जाए। हमसे नहीं बना तो आप बनाइए, जहां हमसे कमी रह जाती है आप बताइए, जहां और बेहतरी की जा सकती है वो भी मशवरा दीजिए। क्योंकि इस वक्त एक ऐसा माकूल माहौल है मोदी जी की सदारत में, कुछ भी बाकी है, खासतौर जम्मू कश्मीर के लिए, पिछड़े इलाकों के लिए ये सरकार देने को तैयार है। और इसलिए मेरी आखिर में यही गुजारिश रहेगी कि यहाँ जो हमारी टीम आई है, बड़ी मेहनत से ये बच्चे काम कर रहे हैं, अपना घर बाहर छोड़ करके, नौजवान बच्चे, ये देखो छोटी सी बच्ची है, इसके साथ 2-3 और बच्चे हैं। कहाँ गए आप? वो आपके गुजरात वाले फेरी जी, वो अंदर है। ये छोटे बच्चे, अब हमारे बच्चे को बाहर नौकरी लग जाती है तो मेरे को शाम को, पहले तो कहते नौकरी दिलवाओ, नौकरी लग गई तो शाम को फोन आ गया जी नौकरी तो लग गई लेकिन पोस्टिंग हो गई उधमपुर, पोस्टिंग डोडा होनी चाहिए। ये हमारी हालत है। लेकिन यहाँ ये भी है ना, एक बच्चा गुजरात से आके यहाँ 1 महीने से बैठा हुआ है, अभी 2 महीने और गए। ये बेटी हैदराबाद से आकर बैठी है, ये सारी टीम बैठी है। और जिस सेवा भाव से ये आए हैं, मैं चाहूंगा कि उस सेवा भाव का भरपाई इसी में है कि हम इसका भरपूर फायदा ले सकें। ये भी प्रचार कर रहे हैं, हम भी बाकी लोगों के बीच में जाएं, हमारे कार्यकर्ता भी जाएंगे, इसका फायदा लें। और जो जो मशवरा आज किया होगा उसका फॉलोअप करने का भी इनके पास एक कुछ ना कोई बंदोबस्त इंतजाम रहेगा, क्योंकि ये सारा कुछ ऑनलाइन मौजूद है। ये सामने जो इमारत बनी है, दादा का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर राम कुमार, अब वो ऐसा है कि वो बिना दादा बने हुए ही सबके दादा बन गए। नहायत ही खुशकिस्मत इंसान है हमारे बीच, लेकिन जो काम करते हैं पूरी शिद्दत, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। और इसलिए हर व्यक्ति को प्रेरित करते हैं अपने साथ जुड़ करके काम करने के लिए। उन्होंने एक बार मुझे ये मशवरा दिया था कि वो MP फंड से इस इमारत की तामीर हो,
तो जो नीचे का फ्लोर था उसके लिए शायद 20 लाख या कुछ किया था उस वक्त, वो तो उसकी तामीर हो गई। लेकिन जब ऊपर के फ्लोर की बारी आई तो हमारे एमपी फंड पर कोरोना की वजह से उस पर रोक लग गई है। लेकिन मैं आपको ये फिर से एक बार आश्वासन देता हूं कि जैसे ही हमारा एमपी फंड खुलेगा हम इस काम को और भी आगे बढ़ाएंगे, इसको मुकम्मल बनाएंगे। बच्चियों के लिए एक अच्छा हॉस्टल बनेगा कि अब देखिए इतना अच्छा प्रोग्राम इन बच्चियों ने पेश किया, इनके रहने के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो जाए, यही हमारा उनके प्रति दायित्व है और जिम्मेवारी है। इसकी फर्निशिंग भी होगी। और मैं जब जाके देख रहा था तो वहाँ बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर रहने की भी, शौचालयों की भी। लेकिन मुझे ये लगा कि आजकल के बच्चों को पुराने ज़माने में जैसे लाइब्रेरी की ज़रूरत होती थी वो नहीं रहती, और कापी नोटबुक की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ वो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको ये आज कह करके जा रहा हूँ कि बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि यहाँ एक कंप्यूटर की व्यवस्था भी हो जाए इसी इमारत में, ताकि इंटरनेट हो, बच्चे अपना स्कूल का कामकाज सहूलत के साथ कर सकें, क्योंकि इनमें जहानत भी है। इस खित्ते के बच्चे बड़े ज़हीन हैं, सिर्फ उनको मौके की कमी रहती है और हम उनको पूरे मौके फराहम करें, एक लेवल प्लेइंग फील्ड, ताकि वो दूसरे जो शहरों के बच्चे हैं उनकी निस्बतन उनको किसी तरह की कोई दुश्वारी ना रहे, ताकि वो अपने टैलेंट, अपनी काबिलियत, अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से उभार सके। और साथ ही साथ मैं जाने के बाद एक और भी मेरे जहन में आया कि साइंस इनोवेशन के लेकर के हमने कुछ नई स्कीमें शुरू की हैं स्कूल के बच्चों के लिए, किस तरह के वैज्ञानिक कार्यक्रम प्रोजेक्ट लेने, ताकि बच्चे को भी उसका भी विकास होगा और रोज़गार का जरिया भी मिलेगा, उसका भी कुछ मंसूबा बनाया जाएगा। साथ ही भद्रवा में हमने एक लगाया अरोमा मिशन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें बैठे हुए भी नहीं कई बार पता रहता। उसमें अनेकों बच्चे, यहाँ का ही हमारा खिलैनी का एक लड़का है भारत भूषण, लाखों रुपया कमा गया 3-4 महीने में, और हम लोग सरकारी नौकरी के लिए धरने पर बैठे रहते हैं। अरोमा मिशन है, मेरा आपसे मुतालबा है उसका भरपूर फ़ायदा लीजिए। उसका दफ्तर यहाँ भी बना हुआ है, जम्मू में IIIM बना है। दिलीप सिंह जी, कभी आप ग्रुप लेकर के वहाँ भी जा सकते हैं। वो आपको पूरी इमदाद देंगे, टेक्निकल नो हाउ भी देंगे, माली इमदाद भी देंगे, पैसा रकम जो लगाएगा वो भी देंगे। आपको कुछ नहीं करना है। ये लड़का जिसका मैंने जिक्र किया, महज 7-8 कनाल इसके पास जगह है और लाखों रुपया कमाया। उसको देख करके 2 बच्चों ने BTech किए हुए अपनी नौकरियां छोड़ दी कंपनियों में से। कह रहे साहब कंपनी में जाके सुबह 8 बजे से रात तक करते, ये तो बड़ा मजा है। तो ये पर्पल रेवोल्यूशन जिसे कहा जा रहा है, ये लेवेंडर की खेती जो बंजर जमीन पर भी हो जाती है, इसका काम ज्यादातर डोडा जिला में हो रहा है, डोडा में, रियासी में। और भद्रवा का एक हमारा फनकार है, उसने उसके ऊपर गीत नज़म भी बनाया था, मैंने वो सोशल मीडिया पे चलाया भी ताकि सबको उसकी जानकारी हो। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नए नए आयाम रोजगार के अब हमारे पास मौजूद हैं। कोई भी सरकार 100% नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन जिम्मेवार सरकार अपनी रोजगार कमाने के लिए जरिए मुहैया कर सकती है, और उनमें से एक जरिया ये है। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो अरोमा मिशन है, उसका जन्म इसी खित्ते से हुआ है। तो मेरा कहने का की मुराद ये है कि ये जो नए आयाम हैं, इनको लेकर के भी अब आने वाले वक्त में कुछ एक कैंप लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे आज डिजिटल हेल्थ का कैंप हुआ, इसी तरह से साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक कैंप लगे, ताकि बच्चों को भी उससे फ़ायदा पहुंचे और रोज़गार के क्या क्या नए आयाम इस वक्त दुनिया भर में और हिंदुस्तान में मौजूद हैं, उनका भी उन्हें इल्म हो। इतनी बात कह करके मैं एक बार फिर से आपका मैं खैर मकदम करते हुए आपसे मुतालबा करता हूँ कि ये जो फैसिलिटियाँ लगाई गई है 2 महीने और ये रहेगी, उसके बाद हम दूसरे ज़िले में जाएंगे। इसका आप भरपूर फ़ायदा लीजिए और दूसरों को भी कहिए कि इसका पूरा फ़ायदा लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।